स्टार्ट कर दो। सभी लोग आ गए, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले। आज हम लोग नया कालखंड पे पहुंचने वाले हैं। बालकांड सुंदरकांड समाप्त हो गया है, ठीक है। किष्किंधा कांड भी हो गया है ख़त्म। अब लंका कांड में हमारा जो है क्लास चलेगा, ठीक है। अंतिम पड़ाव है, तो सभी लोग रेडी हो जाएंगे ऑनलाइन वाले। छत्तीसगढ़ का अब जो है आधुनिक इतिहास प्रारंभ होने वाला है, ठीक है। हिस्ट्री है, होते जाता है, दिमाग से निकलते जाता है ना। तो हिस्ट्री को हमेशा कोशिश ये करना है कि उसको सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ उसको पकड़ने का प्रयास करना है, क्योंकि ये हिस्ट्री जो है ना चूहा है, बिल्ली है, जो हमेशा बुचक के भाग ही जाता है। हाँ, पकड़ने की कोशिश करोगे, हाँ, तो इसको ये सब पिंजरा बना के पकड़ेंगे ना, ताकि दिमाग में बना रहे और एग्ज़ाम में बन सके, है कि नहीं। चलो तो ध्यान देने यहाँ पर। छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास जब भी बात करेंगे छत्तीसगढ़ का, तो चालू हो जाता है बेसिकली एकदम सही साठ देखा जाए तो 1854 से लेकर देश की आज़ादी 1947। लेकिन हम लोग इसके पूर्व का भी जोड़ेंगे और इसके बाद का भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास बेसिकली चालू तो होता है 1854, लेकिन अभी रिसेंट जो क्लास हुआ है उसमें आप लोग पढ़े थे छत्तीसगढ़ में बस्तर क्षेत्र के राजवंश और आपका दक्षिण कौशल के राजवंश मध्यकालीन इतिहास में, है ना। तो मध्यकालीन इतिहास में आप लोगों ने देखा कि कवर्धा का फड़ी नागवंश और बस्तर का छिंदक नागवंश, नीचे फिर काकती वंश और ऊपर में कलचुरी वंश, ठीक है। लगभग 5 राजवंश के बारे में पढ़े हो। ये राजवंश जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो 1000 से लेकर कह सकते हो 1741 तक। कहाँ तक? 1741 तक। तो इसको थोड़ा समझते हुए चलना है। मैं थोड़ा सा रिकेप में ले जा रहा हूँ बैक में, है ना। अब तक क्या क्या हुआ, एकदम ऊपर ही ऊपर बस। जैसे मैंने शुरुआत किया था पहले क्लास छत्तीसगढ़ का इतिहास, तो याद करो इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है ना। सबसे पहला वाला पार्ट था प्राग या प्राग, ठीक है, जिसका मतलब है आपका पाषाण काल, ठीक है, जिसमें आप लोग पढ़े हो पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसके बाद दूसरा आता है आद्य ऐतिहासिक काल। तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता इंडिया में आता है, छत्तीसगढ़ में नहीं आता, तो इसको अपन इग्नोर कर दी। इसके बाद आपका ऐतिहासिक काल। तो ये जो ऐतिहासिक काल है इसको 3 भागों में देखना है, ठीक है। ब्रह्मा विष्णु महेश, तो महेश का त्रिशूल 3 भाग। तो यहाँ पर ये आपका प्राचीन इतिहास, ये आपका मध्यकालीन इतिहास और ये अपना आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास में आप लोगों ने शुरुआत किया था वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल, फिर आपका महाजनपद काल, ठीक है, मतलब सॉरी पौराणिक काल, वो आपका जो रामायण और महाभारत, फिर महाजनपद काल, फिर उसके बाद फिर मगध साम्राज्य करके राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजवंश का शुरुआत हुआ इसमें। मतलब वैदिक काल, फिर आपका पौराणिक काल,
पौराणिक काल में रामायण और महाभारत, फिर आपका महाजनपद काल जिसमें आपका गौतम बुद्ध और है ना जैन धर्म ये पढ़े आप लोग। उसके बाद मगध साम्राज्य, तो मगध में आपका मौर्य वंश ये आप पढ़े हो, ठीक है। मौर्य वंश के बाद जो है आप पढ़ोगे है ना कौन सा वंश, सातवाहन ब्राह्मण वंश वाला, सातवाहन वंश, वाकाटक वंश, फिर उसके बाद कर्ण वंश, फिर आखिरी में गुप्त वंश मार देना, ठीक है। ख़त्म कहाँ से होगा, गुप्त वंश। तो यहाँ पर आप लोग यह राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजवंश प्राचीन काल में पढ़े हो, है कि नहीं। प्राचीन काल में जो क्षेत्रीय राजवंश छत्तीसगढ़ में, दक्षिण कौशल में और बस्तर में, हमेशा जब भी इतिहास की बात करेंगे तो इस भाग को क्या लेना है, दक्षिण कौशल। और इधर आपको बस्तर बोल दो, हालांकि दंडकारण्य बोलोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जो आपको अच्छा लगे। लेकिन इतिहास में इसको दो भागों में हमेशा देखना है, प्राचीन और मध्य के समय में, ठीक है। तो प्राचीन में यहाँ पर देखे हो राजर्षि तुल्य वंश, सरबपुरी वंश, पांडु वंश पढ़े नहीं, पर्वत द्वारक वंश, शैल वंश, ऐसा करके। बस्तर में प्राचीन काल में नल वंश एकमात्र। उसके बाद मध्यकालीन इतिहास में आकर आप लोगों ने क्या देखा, दक्षिण कौशल के अंतर्गत यहाँ पर कलचुरी वंश और इधर अपना फड़ी नाग वंश, दो फड़ी नाग और कलचुरी। और बस्तर में छिंदक नागवंश और काकती वंश, तो छिंदक नागवंश और काकती वंश। तो इधर जो है आप देखोगे तो काकती वंश चल रहा है, और दक्षिण कौशल में जो है देखा जाए तो इधर चल रहा है कलचुरी वंश। मध्यकालीन के अंतर्गत छिंदक नागवंश को समाप्त करके तो ही काकती वंश आया, अन्नमदेव ने स्थापित किया, तो काकती वंश चलेगा। इनका शासनकाल लगभग आप देखोगे तो 1324 से लेकर है ना 1947 तक। और कलचुरी वंश आप देखेंगे तो इनका शासनकाल कलिंग राज के 1000 से लेकर 1741 तक, ठीक है। तो दक्षिण कौशल का सबसे बड़ा राजवंश कलचुरी और बस्तर का सबसे बड़ा राजवंश काकती वंश, दोनों का से कलचुरी और का से काकती, मध्यकाल के सबसे बड़े राजवंश। बाकी इधर जो फड़ी नागवंश था तो वो तो कलचुरी के साथ एक मैत्रीवत संबंध था, और इधर एकमात्र काकती वंश था। तो मध्यकाल ये चल रहा है, इमेजिन करो आप लोग, मध्यकाल में इधर कलचुरी राजवंश चल रहा है और इधर काकती वंश। 1741 समय है, 1741। इस 1741 को क्या हुआ था याद है, वो आप भी थी, क्या हुआ था 1741 को, एनीबॉडी, हाँ ठीक है। तो मराठा शासक पढ़ोगे, मराठा शासक वहाँ पे थे रघुजी प्रथम। उन्होंने अपने सेनापति भास्कर पंत को युद्ध के लिए भेजा छत्तीसगढ़ क्षेत्र में, और 1741 में उन्होंने तत्कालीन कलचुरी शासक रघुनाथ को क्या कर दिया, हरा दिया, और हरा के जो है वो आगे बढ़ गया। तो पहली बार कह सकते हो या काफ़ी अरसे बाद जो है छत्तीसगढ़ में मराठों का क्या हुआ, आक्रमण सफल रहा। तो 1741 कौन अटैक किया, मराठा। मराठों को ही बोलने हैं भोसले, क्या बोलना है, भोसले, है ना, या भोसला वंश, क्योंकि मराठों का बाद में अलग अलग विभाजन हुआ। आप लोग भारतीय इतिहास पढ़ोगे तो उसमें मराठा वंश में अलग अलग चार शाखा बढ़ गया, भोसले है ना, और गायकवाड़, सिंधिया और होलकर, है ना। पेशवा अलग चीज़ है, पेशवा एक पद है कह सकते हो, उसको बोल सकते हो प्रधानमंत्री। पेशवा मतलब प्रधानमंत्री, पेशवा बाजीराव ऐसे पढ़े हो ना, हाँ, तो प्रधानमंत्री, मेन मंत्री। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने की मराठा का जो भोसले ब्रांच है, इनको मिला था भारत, मतलब सॉरी, अपना भारत का जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का नागपुर बेल्ट, ठीक है, क्योंकि मराठा लोग का मेन कहाँ था, महाराष्ट्र था। मराठा संस्थापक कौन है देखा जाए तो शिवाजी, है कि नहीं। तो शिवाजी के जो वंशज है कह सकते हो, तो उन्हीं के वंशजों में बाद में बंटवारा होना लाजमी है कि नहीं। तो बंटवारा हुआ तो 4 नाम हो गए, भोसले, गायकवाड़, होलकर और सिंधिया। सिंधिया लोग ग्वालियर संभाले, है कि नहीं। होलकर लोग इधर इंदौर, है ना, और गायकवाड़ लोग इधर बड़ोदरा, ऐसा समझ में। और जो है अपना जो भोसले है ये नागपुर क्षेत्र। तो यहाँ पर थोड़ा समझना,
इसको मैप से भी थोड़ा समझ लो तो आपको आसानी होगी। सपोज ये आप देखो, ये अपना कौन सा क्षेत्र है, गुजरात है ना। और फिर यहाँ पर मिनी इंडिया एक ज़माने में क्या था, मिनी इंडिया मध्य प्रदेश, ठीक है। ये अपना ऐसा महाराष्ट्र, ठीक है, इधर मैं ले रहा हूँ, ठीक है। ये अपना ऐसा समझते जाना। ये देखो उस ज़माने की बात हो रही है ना यहाँ पर। ये मान के चलो एमपी, ये आज का छत्तीसगढ़, ये हमारा पड़ोसी महाराष्ट्र, ये कर्नाटक, ये आंध्र प्रदेश, ठीक। बाद में इधर तेलंगाना बना, बात की बात है वो, है ना। इधर अपना उड़ीसा, ठीक है। इधर झारखंड वारखंड, तो उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, समझना। इधर अपना केरल, अरे कर्नाटक को बड़े कर देना ना, ये ऐसा। देख लो, ये कर्नाटक, ये आंध्र प्रदेश, और ये केरल और तमिलनाडु। और इधर अपना उड़ीसा के बाजू में क्या है, इधर बंगाल, थोड़ा सा ध्यान। बंगाल समझ जाओ, बंगाल, पश्चिम बंगाल, इधर ही बंगाल है, लेकिन ये क्या है, पूरी बंगाल, जिसको आप बांग्लादेश बोलते हैं, है ना। तुम लोग को मैप पे मालूम है ना इंडिया का, पक्का ना। हाँ, पता चले इंडिया का मैप पे ही ढंग से नहीं मालूम तो फिर मज़ा नहीं आएगा। इसीलिए बेसिक चीज़ एकदम पता, जैसे गणित बनाना है, जोड़ घटाव पता होना चाहिए, और पहाड़ा तो याद होना चाहिए, कम से कम 10 तक तो याद होना चाहिए। कैसे 8 छक्के, हाँ इतना कम से कम मालूम होना चाहिए। हाँ, उधर मतलब 10 तक जान के मतलब काम चल जाएगा, है ना। वैसे तो तुम लोग अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करे तो 20-25 तक भी आना चाहिए, है कि नहीं, तो उससे फास्ट कैलकुलेशन होगा। तो यहाँ पर थोड़ा समझना है। इधर अपना दिल्ली विल्ली है, जो भी है, यूपी, ये अपना राजस्थान, तो इधर अपने जाने की ज़रूरत नहीं, सोचना ही नहीं है। बात यहाँ पर हो रही है मराठों के लेकर। तो मराठा का ब्रांच 4, एक आपको बोलना है सिंधिया, ग्वालियर क्षेत्र में, इधर ऊपर, इधर एमपी के ऊपर है ग्वालियर, यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे होलकर, इंदौर, ये यहाँ पे। उसके बाद आपका वडोदरा, वडोदरा तो ये गायकवाड़ है ना, वो क्षेत्र है वडोदरा, गायकवाड़। ये अपना गुजरात लगा है निधि, ये दे ऐसा। और उसके बाद फिर भोसले, हाँ, इनका क्षेत्र आपको लेना है, एक अलग कलर कर दे, नागपुर। फिर समझो इस बात को, नागपुर में भोसले, नागपुर कहाँ बोलने से, ये छत्तीसगढ़ से लगा हुआ, राजनांदगांव के क्रॉस करके जाते हो, नहीं जाते नागपुर ट्रेन से। तो गायकवाड़ का वडोदरा, होलकर का इंदौर आज का क्षेत्र, सिंधिया ग्वालियर, सुने हो ग्वालियर, हो सकता है गए भी होगे आप लोग, है ना। तो मराठों का जो है वीर शिवाजी के जाने के बाद क्या हो गया, वंश में विभाजन हो गया, तो अलग अलग क्षेत्र उनको मिल गया था। मेन इस संस्थापक कौन है, शिवाजी। जानते हो शिवाजी को, नहीं जानोगे फिर डूब जाओ। उसको नहीं आना मतलब कोई मतलब नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। तो भोसले, इनको, अभी मराठा परिवार है, ये भी मराठा परिवार, ये भी मराठा है, तो भोसले को छत्तीसगढ़ में भोसले भी कहा जाता है, मराठा भी कहा जाता है,
तो कई जगह बुक में जो है भोसले वंश या भोसले शासक या मराठा शासक मतलब एक ही है। समझ में आ गया यहाँ पर? चलिए, तो छत्तीसगढ़ में जो है हस्तक्षेप कौन करेगा चारों में से? हाँ, तो हस्तक्षेप कौन करेगा आपको ध्यान रखना है। इसको अलग कलर में कर रहा हूँ। 4 परिवार है, 4 परिवार में सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ ये लोग तो बढ़िया जी खा रहे थे। चौथा भोसले वंश अकालग्रस्त में पड़ गया था, गरीबी में जी रहा था, मतलब चारों के जिसे होता है ना 4 भाई 3 जगह सरकारी नौकरी, कोई टेंशन नहीं। चौथा बेचारा खेती किसानी है कि नहीं, और खेती में अंकाल दुकाल आगे धन गए। तो ऐसे ही मान के चलो यहाँ पर 3 लोग तो बढ़िया अच्छा खासा जी रहे थे, लेकिन भोसले जिनका शासनकाल कहाँ पर था, शासन क्षेत्र नागपुर, तो यहाँ पर जो है इन दिनों यहाँ के तत्कालिक शासक थे, याद रखना, रघु जी। रघु जी, इनका 3 वर्जन आएगा, ध्यान रखना। रघु जी प्रथम, रघु जी द्वितीय, रघु जी तृतीय, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी तो बात किससे शुरू होगी? प्रथम से, उसके बाद द्वितीय तृतीय में जाएंगे। पर लिख दे रहता हूँ बात का, ताकि तुम लोग को दिमाग में कन्फ्यूजन न रहे। बाद में आएगा द्वितीय, बाद में आएगा तृतीय, ठीक है। रघु जी प्रथम के समय छत्तीसगढ़ में मराठों का, भोसलों का आगमन होगा। वहीं रघु जी तृतीय के समय में मराठों का निष्कासन होगा या अंत होगा। तो ये आदि और ये अंत। रघु जी प्रथम आदि है और रघु जी तृतीय क्या है? अंत है। स्पष्ट है? और रघु जी द्वितीय ये दुनिया भर का एक सन चलेगा, इसके समय में एक सन चलते रहेगा, ऐसा समझे। तो रघु जी प्रथम ने जो है क्या किया, उस समय इसको पैसे की ज़रूरत थी। इसको किसकी ज़रूरत थी? पैसों की ज़रूरत थी। तो उस ज़माने में ये जो बंगाल क्षेत्र है, बंगाल, ये पूरा बंगाल यहाँ तक था ना, ये पूरा बंगाल है, ये पूरा बंगाल। तो बंगाल जो क्षेत्र था उन दिनों सबसे ज़्यादा समृद्ध क्षेत्र था, धन धान्य हर चीज़ में संपन्न बंगाल। तभी तो आप लोग पढ़ोगे, अभी अंग्रेज वाला पढ़ोगे इंडियन हिस्ट्री में, उन लोग का प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी या बंगाल प्रेसिडेंसी, है कि नहीं, जिसमें सबसे बड़ा प्रेसिडेंसी क्या था? बंगाल। अलग अलग प्रेसिडेंसी में अलग अलग गवर्नर होते थे, और एक होता था गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल कहाँ बैठता था उन दिनों? दिल्ली में बैठता था क्या? नहीं, कलकत्ता में बैठता था। तो गवर्नर जनरल जो मतलब गवर्नर का भी बॉस गवर्नर जनरल, मतलब 4 गवर्नर, उसका बॉस किसको बोलेंगे? गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल कहाँ बैठता था? कलकत्ता में बैठता था, ऐसा में, क्योंकि वो सबसे बड़ा शहर था, बड़ा जगह था, समृद्ध जगह था। तो ये खैर अंग्रेज की बात है, उससे पहले आ जाओ, पहले आ जाओ। तो इस समय जो है इस क्षेत्र में बंगाल में आप लोग सुने होंगे, सिराजुद्दौला सुने हो? 8वीं 5वीं 10वीं पढ़े हो सिराजुद्दौला, उन लोग का वंश जानते हो, खानदान है ना। तो उन्हीं लोग के परिवार में अली वर्दी खां, मुर्शिद कुली खां, ये सब दुनिया भर का, ठीक है, सिराजुद्दौला का पूरा खानदान। तो उन्हीं लोग का बंगाल में नवाब लोग को शासन चला था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला सुने हो नहीं सुने हो जी? तो उन्हीं का परिवार जो है यहाँ पर चल रहा था। किसका परिवार? सिराजुद्दौला का। इनका परिवार, ये नाम मत लेना, इनके खानदान का वंश चल रहा था। तो जो है रघु जी प्रथम को पैसे की जरूरत थी, तो वो फिर उसका नज़र यहाँ आया, और यहाँ पर इस परिवार में एक था शैतान। शैतान का नाम ले लूँगा, है ना, घर का भेदी लंका ढाए। उन्होंने बताया कि हमारे घर परिवार में, खानदान में क्या चल रहा है? वाद विवाद चल रहा है। और ये जानकारी ये शैतान किसको दे दिया? रघु जी प्रथम को। बोले मौका अच्छा है साहब, अभी लड़ाई वड़ाई चल रहा है, सब अपने आप में व्यस्त हैं, अपने आप में ना, कोई एकता नहीं हमारे परिवार समाज में, अभी अटैक कर सकते हो, और अटैक करोगे तो फिर बाद में मेरे को क्या बना देना? राजा बना देना। इस टाइप की बातें हो रही है। ओके, तो यहाँ पर रघु जी प्रथम बोला कि उस ज़माने में बंगाल सबसे समृद्ध देश था, समृद्ध क्षेत्र था, तो अटैक करना बनता है, क्योंकि ये क्या था? कंगाल हो चुका था, पैसे की ज़रूरत थी, ऋणग्रस्त था, लोन में जी रहा था, जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा से जहाँ भी लिया होगा लोन, लेकिन लोन चल रहा था, इसका EMI नहीं पटा पा रहा था ये ऐसा समझे। कौन? रघु जी प्रथम। पैसों की ज़रूरत थी,
और ये ऐसे ही संयोगवश इधर से ये चीज़ पता चले कि बंगाल के है ना नवाबों के बीच में, परिवार के बीच में आपसी मतभेद चल रहा है। ठीक ऐसे ही फिर छत्तीसगढ़ में इसको मैं डिवाइड कर ही देता हूँ। तो छत्तीसगढ़ में आप जानते हो कौन सा वंश चल रहा था, इसको दो भागों में तोड़ना है छत्तीसगढ़ को, एक बस्तर वाला और एक अपना दक्षिण कौशल वाला। ये क्षेत्र और ये क्षेत्र, दो क्षेत्र में देखो इस बार यहाँ पर कौन सा वंश, कलचुरी वंश। और आपको मालूम है कलचुरी का दो खानदान जी चल रहा था, हो चुका था नहीं, एक आपका रतनपुर और एक अपना रायपुर। और इधर आ जाओ, यहाँ पर 1741 के आसपास सोच लो कौन सा वंश चल रहा है, काकती वंश। दिमाग को थोड़ा सा चलाना है, दौड़ाना है ना। काकती वंश, मैं बात कौन समय कर रहा हूँ, 1741 के आसपास का। ठीक है, 1741 में इधर कौन जी रहा था पता है? आप लोग दलपत देव को जानते हो? हाँ, दलपत देव जिनके दो बेटे थे, अजमेर सिंह और दरिया देव। चंदेल मामा सुने हो, 13वां राजा चंदेल मामा। ठीक है, चंदेल मामा, ठीक है, जो कि साला था दिक्पाल का। तो चंदेल मामा के बाद आता है दलपत देव, पढ़ोगे 1731 से लेकर 1774, है ना। तो दलपत देव के यहाँ पर क्या चल रहा था, राज शासन। दलपत सिंह देव जिनका शासनकाल 1731 से लेकर 1774। और इनके बाद कौन कौन राजा है उसको भी मैं बता देता हूँ यहाँ पर। हाँ, इनके दो पुत्र थे, एक था अजमेर सिंह बड़ा बेटा और छोटा बेटा का नाम था दरियाव देव। दोनों पुत्र थे, ये बड़ा और ये छोटा। अजमेर सिंह का शासनकाल 1774 से लेकर 1777 ईस्वी तक चला। वहीं दरियादेव का 1777 से लेकर 1800 ईस्वी तक चला। तो आपको यहाँ पर समझना है कि 1741 में बस्तर का राजा कौन था भाई, काकती वंश में बात हो रही 1741 के ना। इसका है दलपत सिंह का 1731 से 1774। तो 1740 में कौन जी खा रहा था नीचे, दलपत। और ऊपर में कलचुरी वंश में रतनपुर क्षेत्र में कौन जी रहा था, रघुनाथ सिंह। ठीक है, रघुनाथ सिंह। ये अपना रतनपुर ब्रांच। और रायपुर ब्रांच में आपको लेना है अमर सिंह, ये जी रहा था। अब रघु जी, इसको किसकी जरूरत है, क्या चीज़ की जरूरत है, पैसे की जरूरत है। तो यहाँ पर रघु जी जो है, ध्यान दीजिएगा, इसको जो है पैसे की ज़रूरत थी। तो इनको पता चला बंगाल में ऐसा हो रहा है करके, तो इन्होंने बंगाल के लिए अपने टीम को तैयार किया। और कह सकते हो बंगाल आक्रमण या बंगाल युद्ध, इनको जानकारी मिल गई थी। रघु जी प्रथम को कहाँ जाना है, उसकी टीम को बंगाल जाना है। अब जानते हो मुंबई से हावड़ा ट्रेन चलती है, मुंबई से हावड़ा या बॉम्बे से हावड़ा ट्रेन चलती नहीं। तो बॉम्बे से जो हावड़ा ट्रेन चलती है वो कहाँ से होकर जाती है बताओ, छत्तीसगढ़ से होकर जाती नहीं जाती है। आप एंट्री मारेगी राजनांदे दे, हाँ, फिर डोंगरगढ़, राजनांदगांव, फिर दुर्ग, फिर रायपुर, उसके बाद फिर बिलासपुर होते हुए जाते नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर बंगाल आक्रमण के दौरान जो है रघु जी की टीम अब यहाँ है, इनकी टीम यहाँ से, इनको कहाँ जाना है, यहाँ जाना है। तो उड़ा के जाएंगे क्या, एरोप्लेन तो था नहीं, है नहीं। अब जहाज जरूरत ही नहीं, पानी जहाज, क्योंकि ये तो थल एरिया है कि नहीं। तो एक ही साधन है ना, खुर्दू करके जाएंगे। ठीक है, उसमें ट्रेन चालू हो गए थे क्या, नहीं, वो तो 1853 में आया ना, ये 1740 की बात कर रहा हूँ। तो घोड़ा घोड़ी के साथ जो भी है ना, पढ़ोगे यहाँ से यहाँ ये अपना जाएगा और ये बंगाल जाएगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का रास्ता काफ़ी बड़ा है, पूर्व की दिशा में जाना है। तो यहाँ पर रघु जी की जो टीम है, इस टीम का नेतृत्व करेगा कौन, तो आपको याद रखना है सेनापति के पास दो थे वैसे, उसमें से पहला नाम आएगा भास्कर पंत।
और आप लोग पढ़ोगे बाद में आता है नीलू पंत, ठीक है, और बाद में पढ़ोगे घोड़ो महादेव। तो खैर इधर आ जाओ। तो ये जो है कौन है, सेनापति, रघुजी प्रथम का सेनापति, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सेनापति कौन, भास्कर पंत। तो बोलते हैं भास्कर पंत तुम तैयार हो जाओ, मेरे को पैसे की ज़रूरत है, जाओ तुम बंगाल। इन्फॉर्मेशन मिल गई है मुझे वहाँ पे क्या चल रहा है, आपसी मतभेद चल रहा है, और अभी सही मौका है कि इतने बड़े राज्य को जो है हम हरा सकते हैं और वहाँ से अकूट हमको भंडार मिलेगा। तो ठीक है वहाँ साहब चलते हैं। तो अपने टीम के साथ भास्कर पंत चले गए। तो भास्कर पंत जाते जाते बीच में क्या दिख गया, छत्तीसगढ़। अरे बाप रे, छत्तीसगढ़ के मन तो प्रबुद्ध है ना, हो में हो, है ना। पर एक चीज़ और बता रहा हूँ तुमको, यहाँ पर ऐसे नहीं हुआ, थोड़ा सा और कहानी ये है कि यहाँ पर कलचुरी वंश में जो रतनपुर ब्रांच का जो रघुनाथ सिंह परिवार है, जो राजा था तत्काली, इसी के परिवार में एक शैतान आदमी था जिसका नाम था मोहन सिंह। शैतान, ठीक है, ये भी शैतान, विभीषण जो भी बोलो। तो ये मोहन सिंह भी जो है इसका आत्मा कलप रहा था ना, इसको कैसे भी करके, क्योंकि रघुनाथ सिंह जानते हो वो 2-3 भाइयों में से सबसे छोटा भाई था, लेकिन बहुत डोकरा हो गया था, जानते हो, बुढ़ापे में वो राजा बना था, 60 साल में क्या बना था, राजा बना था। कई लोग जानते हैं कोई प्रधानमंत्री बनता है तो पसंद नहीं करते, जैसे मनमोहन सिंह बना था प्रधानमंत्री, पसंद करते थे आप लोग? क्या तुम लोग छोटे रहे होगे? हाँ हाँ, तो बड़े जो बुढ़ाऊ लोग बनते हैं ना तो वो तरह फीलिंग नहीं आता, मतलब थोड़ा सा नेता लोग थोड़ा रहते ना उग्र थोड़ा सा, जैसे अब भूपेश बघेल जानते हो काका, जोशीले थे, है ना, रट फट कुछ बड़ी सी लेते थे। और अभी वाले भले साए साए बोलते हैं लेकिन समझ ही नहीं आता साए साए क्या हो रहा है। तो वैसे ही यहाँ पर जो रघुनाथ सिंह जो था एकदम उम्रदराज राजा बना था, तो उसी के परिवार में था मोहन सिंह। और मोहन सिंह ये देख रहे थे कि रघुनाथ सिंह उतने ढंग से जो है शासन नहीं कर पा रहा है और मेरे को इसका फ़ायदा उठाते हुए क्या बनना है, राजा बनना है। तो मोहन सिंह जो है बीच बीच में आके रघुजी प्रथम को अपने यहाँ की जानकारी देते करता था कि ऐसा ऐसा है भाई छत्तीसगढ़ में, अभी कलचुरी वंश जो इतने सालों से चल रहा है ना, उसके बाद अनाप शनाप भंडार इतने सालों का पुरखौती, और अभी अच्छा मौका है। पहले के राजा में वो बात नहीं थी, मतलब पहले के राजा में वो बात थी जो अभी के राजा में नहीं है, तो अभी अटैक कर सकते हो। तो मोहन सिंह जो है रघुजी प्रथम को अपने यहाँ जानकारी दे रहा है, वैसे ही इधर बंगाल का आदमी इसको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो फिर लगा यार ये 2 जगह, क्योंकि रास्ता एक ही है ना, इधर से इधर जाया जा सकता है, तो एक तीर से 2 निशाना। पहला निशाना छत्तीसगढ़ का कलचुरी वंश और दूसरा निशाना बंगाल आक्रमण। फिर देखना बाद में तीसरा निशाना ही पड़ेगा इधर इधर, है ना, ये ज़बरदस्ती झपाएगा कौन, दर ये ज़बरदस्ती झपाएगा ससुरे, है ना, हाँ, आ मोला मार, आ मोला, है ना, आ बैल मार। हाँ हाँ, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो रघुजी प्रथम है इसको छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी मिल रही है, बंगाल के बारे में जानकारी मिल रही है, और इसको पैसे की सख्त ज़रूरत थी। तो नीलू पंत की टीम जो है यहाँ पर पहुँच गई कलचुरी वंश रतनपुर क्षेत्र में, और रतनपुर में संयोगवश उसी समय रघुनाथ सिंह का जो पुत्र था एकलौता बेटा परलोक सिधार गया था, ठीक है, तीजनावन चला थी उस समय, है ना। तो फिर देखा अरे यार यहाँ तो सब रोना गाना चल रहा है एकदम से, ठीक है, अभी सही मौका है लड़ाई करने का। अब एकदम, है ना, रघुनाथ सिंह व्याकुल था पुत्र के जाने से। तो यहाँ पर जो है जब उन्होंने बताया कि हम जो है आपके पास आए हैं, हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं, ऐसा ऐसा जो भी है लड़ाई वड़ाई का उन्होंने जो है घोषणा किया, तो बोले मेरे को लड़ने में मूड में हूँ नहीं मैं, ठीक है, एक बेटा तो मैं खो चुका हूँ, अब मेरे लड़ने की हालत नहीं, उम्र भी हो गया है, रिटायरमेंट की उम्र में चल रहा हूँ मैं, तो नहीं लड़ूंगा बोल दिया। तो फिर ठीक है, हमको तो पैसा चाहिए, तो फिर जो है पूरा अपना जो भी भंडार वंडार था पैसा वैसा सबको किसको दे दिया, भास्कर पंत को। साथ ही साथ जो है इस क्षेत्र को क्या कर लिया, अपना करद क्षेत्र बना दिया, मतलब टैक्सेशन स्टेट बना दिया, करद राज्य। कलचुरी क्या हो गया, अधीन हो गया किसके, मराठों के अधीन, मराठों के अधीन, ये आपको ध्यान रखना है। तो मराठों के अधीन हो गया रतनपुर का कलचुरी वंश जो इतने सालों से चल रहा था स्वतंत्र रूप से, वो मराठों के अधीन हो गया। कब, कौन से शासन के, कौन से राजा के समय, रघुनाथ सिंह के समय,
कारण आप जान रहे हो कि उसका पुत्र व्याकुल में है, वृद्ध अवस्था में वो राजा था, और उसके ही सगी संबंधी लोग साथ नहीं दे रहे थे। उसके सगे संबंधी लोग किसका साथ दे रहे थे? रघु जी प्रथम का साथ दे रहे थे। तो ऐसे हालात में उन्होंने लड़ना स्वीकार नहीं किया और आत्मसमर्पण कर दिया, कह सकते हो। ठीक है, और ये फिर एकदम गरीब हो गया और फिर मराठों के अधीन में रहकर क्या किया? ये शासन किया। तो प्रथम मराठा अधीन शासक कौन था रतनपुर का? रघुनाथ सिंह। ये आपको ध्यान रखना है। और फिर इधर फिर अपना भास्कर पंत जो है आगे चले गया, कहाँ लड़ने के लिए? बंगाल, क्योंकि उसको जाना कहाँ था? बंगाल जाना था। उन्होंने अपने एक आदमी नियुक्त कर दिए थे यहाँ पर, तुम देखते रहना ताकि क्या क्या हो रहा है करके। आप लोग बताया था वो आदमी का नाम, जो राज दरबार में बैठता था रघुनाथ सिंह के दरबार में, कल्याणगिरी गोसाई, है ना। तो याद ना, कल्याणगिरी गोसाई को अपना एक मुखबिर या दरबार का एक कह सकते हो राजदूत के रूप में उसको नियुक्त कर दिया। उन्होंने बताया कि मेरे को अपडेट करते रहना क्या होता है क्या नहीं, जैसे भी है। और फिर वो चला गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हुआ था, रघुनाथ सिंह और जब भास्कर पंत के बीच में लड़ाई का जब हो रहा था, तो रघुनाथ सिंह बोला था कि भाई मैं लड़ने के मूड में नहीं हूँ, मेरे को ये करो, है ना, मेरी परेशानी में जी रहा हूँ, अब तुम जबरदस्ती मेरे से लड़ना चाह रहे हो, मैं लड़ने के मूड में नहीं करके। तो बोला मैं ये सब चीज़ मेरे को मतलब मेरे को इमोशनल मत करो, है ना। हाँ, मेरे को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो फिर ठीक है करके, तो इसका ये ना रघुनाथ सिंह इसको श्राप दे देता है, किसको? भास्कर पंत को, कि मैं दुखी आत्मा को तू परेशान करके अच्छा नहीं कर रहा है, मेरे को तू बहुत कल पा रहा है, ऐसे किस राह तू मेरे को बहुत गड़बड़ किया ना, तू भी गड़बड़ होकर मरेगा, ऐसा करके धोखा से मारा है, मैं भी धोखा से तू मरेगा, ऐसा करके। तो ये जो भास्कर पंत जाएगा बंगाल, बंगाल में आता है, बंगाल में भी जीत लेता है वो, बंगाल को भी जीत लेता है। ठीक है, पैसा वहाँ से भी मिलता है और पैसा जो है यहाँ तक पहुँच जाता है रघु जी प्रथम माला माल। क्या हो गया? माला माल। पर ये जो भास्कर पंत है, कहा है ना, क्या चीज़? हाँ हाँ, भास्कर पंत वापिस आता है, लेकिन इसी बंगाल के क्षेत्र में गांव है मनकुटा। मनकुटा में 1744 में इसकी मौत हो जाती है, वो भी रहस्यमय। क्या? इसी के परिवार के लोग, सिराजुद्दौला परिवार के सगे संबंधी लोग इसको निपटा देते हैं। किसको? भास्कर पंत को। तो जैसी करनी वैसी भरनी किसके साथ होता है? भास्कर पंत के साथ। लेकिन भास्कर पंत ने तो रघु जी प्रथम के लिए अपना काम कर दिए थे। उसको जो ज़रूरत थी पैसों की, वो पैसा छत्तीसगढ़ के रतनपुर क्षेत्र से और बंगाल से खजाना जो है भर दिया था। आया समझ में? तो यहाँ पर जो है आप रघुनाथ सिंह मराठों के अधीन हो चुका है, और बाद में आप पढ़ोगे अमर सिंह 1750 के आसपास जो है नीलूपंथ अटैक करेगा, यहाँ के शासक को हरा देगा, और 1750 में अमर सिंह जो है रायपुर क्षेत्र का प्रथम मराठों के अधीन शासक बनेगा। अमर सिंह, ये आपको ध्यान, प्रथम मराठों के अधीन अमर सिंह, रायपुर कलचुरी, और रतनपुर कलचुरी कौन है? रघुनाथ सिंह। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब मैं थोड़ा सा और आगे जा रहा हूँ। मराठा अधीन तो हो गए हैं लोग, रघुनाथ सिंह प्रथम मराठा अधीन शासक, ऐसे ही अमर सिंह भी प्रथम मराठा अधीन शासक। अमर सिंह के बाद और रघुनाथ सिंह के बाद, यहाँ पर रघुनाथ सिंह के बाद रघुनाथ सिंह जो है 3-4 साल राज करेगा, 1741 से लेकर 1745 के आसपास। 1745 में जो है रघुनाथ सिंह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो 1745 से लेकर पढ़ोगे 1758 तक, नोट सब मिल जाएगा, 1745 से लेकर 1758 तक मोहन सिंह जो शैतान था, जो घर का भेदी लंका ढाया था, है ना, मोहन सिंह, इसको राजा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ 1741 से लेकर 1745 से लेकर 1758 तक। ठीक ऐसे ही अमर सिंह का भी जो है शासनकाल ज़्यादा नहीं चल पाया, 1750 से लेकर ये मान के चलो 1755 तक। और फिर अमर सिंह बाद यहाँ आ गया शिवराज सिंह, ये अपना 1754-55 मान के चलो से लेकर 1758 तक। तो रतनपुर ब्रांच में मोहन सिंह शासन करने लगा रघुनाथ सिंह के बाद, और रायपुर में अमर सिंह के बाद कौन शासन करने लगा? शिवराज सिंह। दोनों ब्रांच चला था रतनपुर का। रतनपुर में कौन कर रहा था? मोहन सिंह, और
रायपुर में शिवराज सिंह। 1757-58 की बात है, 1857 के 100 साल पहले। यहाँ पर रघुजी प्रथम, इसका हो गया डेथ, मृत्यु। क्या हो गया? मृत्यु हो गया। ठीक है, कौन से समय की बात है? इनकी मृत्यु हुई आपका रघुजी प्रथम का 1755 के आसपास। वैलेंटाइन डे की नहीं पड़ गया है ना, याद रहेगा। हाँ, आदमी उस दिन गुलाब देता है या माता पिता पूजा करता है, जैसा भी, दोनों में जो आपको अच्छा लगे दोनों कर लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। सबको बैलेंस करना जरूरी है, ठीक है हाँ, घर परिवार से लेकर, है ना, सबको। तो यहाँ पर रघुजी प्रथम, आपको ध्यान रखना है, 14 फरवरी 1755 को परलोक सिधार गया है, समझ में। 1755 की बात है, इधर चल रहा था। तो ऐसे में जो है आप देखोगे, ये जो रघुजी प्रथम हैं, इनके 4 बेटे थे। इनका मृत्यु को थोड़ा ध्यान रखना, डेट भले याद रखना, कल ये तो करना आसान, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। 55, इनके 4 पुत्र थे, ठीक है। अब बाप के जाने के बाद 4 बेटा में क्या होगा, एक समय के बाद बंटवारा। अब ये राजा था, ये की मृत्यु हो गई, तो यहाँ पर चारों बेटों में जो है उत्तराधिकार के लिए क्या हुआ, संघर्ष हुआ। वैसे तो अक्सर क्या होता है कि बड़ा जो बेटा होता है उसको क्या बनाया जाता है, राजा बनाया जाता है। बनाया जाता है कि नहीं बनाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं मन मुटाव चल रहा था, क्योंकि 4 भाइयों में आपसी गुट, इसका इसके साथ पट रहा है तो इसका इसके साथ नहीं पट रहा है, इसका से, जानते हो 4 में 2, ऐसा टाइप का। तो यहाँ पर इनके जो 4 पुत्र थे, पढ़ोगे आप लोग, जैसे कि एक का नाम था जानो जी, ठीक है, एक का नाम है मुधो जी, है ना, एक का नाम था सांबा जी, ठीक है, और एक का बिम्बा जी। सब जी वाले हैं, ठीक है। चलो सबके सामने सरनेम लगा दें, मराठा परिवार है। जानो जी भोसले, मुधो जी भोसले, सांबा जी भोसले, बिम्बा जी भोसले। अब यहाँ पर चारों भाई में क्या है, मतभेद चल रहा है कि राजा कौन बनेगा। बड़ा लड़का कौन था, जानो जी, इसको याद कर लो। मृत्यु के बाद जो है कौन राजा बनेगा, इसी में जो है संघर्ष चल रहा था। तो यहाँ पर जो है इनकी लड़ाइयों को शांत करने में हस्तक्षेप करेगा पेशवा, है ना। पेशवा जी जो है इनकी आपसी लड़ाई को शांत किया, मत लड़ो रे मत लड़ो, है ना, लड़ो तूरज घाटा है, ऐसे करके फिर चारों को आपसी मनाया और बंटवारा किए। जैसे गांव में भाई भाई बंटवारा करना रहता है, तो फिर गांव के मुखिया सियान को बुलाते हैं, सरपंच होने को बुलाते ही नहीं बुलाते हैं। तो ऐसे ही कौन आया ना, किसको आना पड़ा, पेशवा जी को। फिर वो आके जो है इनकी लड़ाई को शांत किए। अब बोले कि अब बहुत हो गया, बंटवारा कर दो तभी लोग जी के खाएंगे करके। तो फिर जो है जानो जी को जो है इनको मिलता है नागपुर क्षेत्र, ठीक है, और मुधो जी को मिलता है चांदा क्षेत्र ना, 1 मिनट, नागपुर और ये हो गया चांदा क्षेत्र लिख दे रहा हूँ। नागपुर क्षेत्र देखे हो नहीं देखे हो। और सांबा जी को मिलेगा, हाँ मैं मैप पे ओरिजिनल नहीं गया हो, चले जाना। हाँ, इनको मिलता है बरार क्षेत्र, और बिम्बा जी को मिलता है रतनपुर क्षेत्र। रतनपुर क्षेत्र मतलब आपका और हमारा छत्तीसगढ़। तो बंटवारा हो गया यहाँ पर किसके जाने के बाद जी, रघुजी प्रथम पिताजी के निपटने के बाद इन चारों पुत्रों में जो है उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होता है। पेशवा जी जो है इनमें हस्तक्षेप करते हैं, इन चारों को मनवाते हैं, और क्षेत्र जो है ये डिवाइड हो जाता है। नागपुर किसको मिलेगा, जानो जी को, चांदा क्षेत्र मुधो जी को, है ना, और सांभा को क्या मिल गया, बरार, और रतनपुर किसको मिलेगा, बिम्बा जी। तो यहाँ पर आपको मेन पकड़ना है छत्तीसगढ़। किसको पकड़ना है, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के लिए कौन, बिम्बा जी, ऐसा नहीं, बिम्बा जी। जानो जी बड़ा लड़का था, तो नागपुर क्षेत्र बड़ा क्षेत्र था ना, तो यहाँ पे जैसे कि मैप पे दिखा रहा हूँ,
जैसे महाराष्ट्र है तो नागपुर ये लगा हुआ है, ये नागपुर है, इधर नीचे चांदा है, यहाँ पर चांदा क्षेत्र है, और बरार इधर और नीचे में साउथ में, जिसे छत्तीसगढ़ का बस्तर को दक्षिण को बस्तर बोलते हैं ना, वैसे ही महाराष्ट्र को बस्तर बोलते हैं बरार, ऐसा समझे। और ये अपना चांदा है, और एक क्या है, हो तो गया क्या, और छत्तीसगढ़। तो ये अगर तुम्हारे दिमाग में आएगा तो समझ जाना, नागपुर क्षेत्र जानों जी को है ना, और चांदा क्षेत्र मोधो जी को, और सांभा बरार, और बिम्बा जी को रतनपुर, या छत्तीसगढ़। मैं इसको याद किया था अपने समय में नाच बछिया करके, या नाच बछरू, है ना, है ना। ना से नागपुर, और च से चांदा, और ब से बरार, और छ से छत्तीसगढ़। तो मेरे को याद हो गया था नाच बछरू करके, मतलब क्षेत्र, है ना। फिर राजा ये देखना ना जा, है ना, या जानो ना, तुम जानो ना। उस समय क्या है, ऋतिक रोशन का थोड़ा था ना, तो तुम जानो ना, है ना, गाना चल जाता था। इधर चांद को देखने के लिए पहले क्या देखना है, मुँह धोना है, तो मुँह धो फिर चांद देख, ऐसे करके, ठीक है। सांबा तो बा से बरार से, सांबा में ही बा है, तो ऐसा करके। बाकी तो बिम्बा जी को तो याद करना ही करना है, तो उसको ज़रूरत ही नहीं है, उसको बिना मतलब उसके लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं है। अभी पढ़ोगे जब उसके बारे में तो ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, कि बिम्बा जी ही थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ को क्या किया, शासन किया मराठा शासक के रूप में। तो इस तरीके से तुम दिमाग लगा के इसको याद कर सकते हो। तो खैर इन चारों भाई में अब बंटवारा हो चुका है। छत्तीसगढ़ किसको मिला जी, बिम्बा जी भोसले को, ठीक है। तो अब बिम्बा जी भोसले जो है, बात है 1757 की बात है, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ में आते हैं 1 साल के लिए, तो फिर बोलता है कि साल भर वो आया था कुछ समय के लिए, तो बोला कि ठीक है अभी ज़रूरत नहीं है, चले जाते हो, घूम के बस चला गया। एक बार फर्स्ट राउंड मारा, वो छत्तीसगढ़ विजिट किया, तो उसका एक सेनापति था, उसका दोस्त था घोड़ो महादेव, पढ़ोगे घोड़ो महादेव, वो अपने पूरे दल बल के साथ आएगा, तो अपने घोड़ो महादेव जो सेनापति थे उसको बोला तू ही संभालना यार, दीवान के रूप में, दीवान मतलब राजस्व विभाग पूरा करके। मुश्किल से 8-10 महीना संभाला होगा तो घोड़ो महादेव, फिर उसको भी लगा कि यार यहाँ के लोगों को ज़रूरत है राजा की। तो फिर 1758 में जो है, उसको पता है कि घोड़ो महादेव वो जो था वहाँ पे मोहन सिंह, वो क्या है थोड़ा सा अपना दिमाग लगा रहा है, काम ठीक से नहीं कर रहा है, राजा बना हुआ है, भले आपके अधीन में रह कर राज कर रहा है ये अपना मोहन सिंह, लेकिन ये थोड़ा सा क्या कर रहा है, गद्दारी कर रहा है। जो गद्दार रहता है वो गद्दार ही रहता है, वो किसी के साथ वफादारी कर सकता है क्या, नहीं। वो कल बने कुकुर पाल ले ते बने ऐसा में। तो वैसे ये मोहन सिंह था। घोड़ा महादेव बोलते ये ठीक नहीं है, तो बोलते ठीक है अब मैं ही आ जाता हूँ, अब मैं ही आके संभालूंगा। तो बिम्बा जी भोसले को फिर जो है नागपुर से, मतलब अपने परिवार से कहाँ आता है वो, छत्तीसगढ़ रतनपुर आएगा। ऐसे ही शिवराज सिंह, ये भी छोड़ भाई, अब क्या मतलब है ना, किसी पर भरोसे करोगे शासन तो उसका कोई ठिकाना नहीं। इससे अच्छा दोनों क्षेत्र को क्या करो, अब एक करो। तो बिम्बा जी भोसले जब, क्योंकि ये बड़ा ब्रांच था रतनपुर और छोटा ब्रांच क्या था रायपुर, तो वो मेन ब्रांच रतनपुर में पहुंचकर बिम्बा जी भोसले जब पहुंचता है रतनपुर में, तो बोलता है कि अब दोनों को एक मिला दो, अब तो हमारा है पूरा, है कि नहीं। उस समय में कलचुरी का क्या है, रतनपुर शाखा और रायपुर शाखा हो गया था। अब दोनों शाखा को तो मराठा लोग जीत लिए हैं, तो क्यों 2 ब्रांच रखे, एक ही ब्रांच चलाओ ना, है समझ में। जैसे आज के समय में हमारे पटेल सर थे जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, तो पटेल सर कभी पहले छत्तीसगढ़ में वो 12-15 ठो ब्रांच खोल दिए थे, 2015 के आसपास की बात है, 16 के आसपास। सब जगह एक हर जिला में एक ठो ब्रांच, पर रिपोर्ट क्वालिटी नहीं आया, क्योंकि सर जो थे मेन सर, वो हर ब्रांच में घूम पढ़ा नहीं सकता। बच्चे लोग में क्या आ गया, असंतोष, मज़ा नहीं आया। ठीक है, जैसे मैं ही ब्रांच चला दूँ, वहीं खोल दूँ 10 जगह, और हमारी मेन टीम ना जाए पढ़ाने के लिए, तो बच्चों में क्या जाता है, थोड़ा सा दिक्कत होने लगा, संभालना मुश्किल हो जाता है। तो बोले कि मतलब ये ठीक नहीं है, फिर 2 ही ब्रांच चल रहे हैं उनका, रायपुर और बिलासपुर। तो ऐसे ही जो है वहाँ पर बिम्बा जी भोसले पहुँच कर बोलते हैं कि ये सब आशा शाखा कोई मतलब नहीं है, सब तो अपन ही है, तो एक काम करो, मेन हेड क्वार्टर किसको बनाओ, रतनपुर को बनाओ। तो रतनपुर को हेड क्वार्टर बनाकर वहाँ से वो राज शासन को शुरू करते हैं, और पूरा दक्षिण कोसल को, समझिए दक्षिण कोसल को वो जो है एक करके वो राजा बन के राज करेगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के दक्षिण कोसल में रतनपुर से लेकर रायपुर तक मराठा लोग का शासन चालू हो गया। मराठा शासन के रूप में कौन आ जाएगा, बिम्बा जी
भोसले आ जाएगा 1758 के आसपास। इधर का हो गया सेट, मराठा आके सेट हो गए ना। अब थोड़ा नीचे के हाल चाल देखते हैं। तो नीचे के हाल चाल में आप देखोगे तो यहाँ पर बिंबाजी भोसले जब शासन कर रहा था तो दलपत सिंह देव के समय में उनको लगा कि यार बस्तर ही बड़ा अच्छा जगह है, हर चीज़ से समृद्ध है, तो चलो ट्राई करते हैं करके। तो उस समय दलपत सिंह के समय जो है अपने सेनापति, एक था नीलू पंत, ठीक है, या जो भी है, एक सेनापति था, उसको भेजा, बात बताऊंगा और अच्छे से। तो अपने सेनापति को भेजा यहाँ पर लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए। तो दलपत सिंह उस समय बहुत ही मजबूत शासक, काकती वंश का, तो इनकी सेना से मराठा सेना क्या हो गई, हार गई, क्योंकि उनको चढ़ाना था केसकाल घाटी। ठीक है, केसकाल घाटी जानते हो, 12 भावर, दिमाग घूम गया उन लोग का, वहीं चक, ठीक है, ऊपर से दिए तीर धनुष से रट रट, है ना, हो गया काम खत्म। तो फिर वापस सरेंडर हो गए। तो बोला जाता है कि दलपत सिंह के समय में मराठों ने एक बार प्रयास किया था कब्जा करने के लिए, है ना, मिलाने के लिए, जैसा भी हो, पर वो सफल नहीं रहा, क्योंकि कौन था राजा उस समय, दलपत सिंह। तो फिर उनका भय बना रह रहे, यार बस्तर के जो राजा लोग हैं ना, काकती वंश बहुत ताकतवर, उनसे लड़ना मतलब अपने जान को ही गंवा बैठना, छोड़ो रहने दो, इतने में खुश रहो दक्षिण कौशल में ही, है कि नहीं, रतनपुर रायपुर में ही खुश रहा जाए। पर यहाँ पर आप देखोगे दलपत सिंह के समय तो कुछ नहीं हुआ। 1774 के बाद, 1774 में जब दलपत सिंह की मृत्यु हो गई तो यहाँ पर राजा कौन बनता है, अजमेर सिंह। अजमेर सिंह जब राजा बनता है तो ये छोटा भाई दरियादेव, जो ही बोल लो, अमरीश पुरी बोल लो, या शक्ति कपूर, या गुलशन ग्रोवर, जो ही बोल लो, शैतान दरियादेव, इनको क्या हो रहा था, अंदर ही अंदर अपने बड़े भाई से जलन हो रही थी कि ये ना राजा बने, शांत स्वभाव का है, ये क्या राजगद्दी संभालेगा, मैं थोड़ा सा उग्र हूँ, मैं संभालूंगा, मेरे को बनाना था मेरे पिताजी को, तो बड़ा भाई तो उसको बना दिए। तो यहाँ पर दरियादेव जो है राजा बनने के लालच में क्या करेगा, ये आस पास के लोगों का हेल्प मांगेगा, अपने भाई से झगड़ा करेगा, ठीक है, परिवार वालों से झगड़ा करना कि मेरे को राजा बनना है करके। तो फिर जो है यहाँ पर लोगों को साफ पता चल जाता है कि दरियादेव और अजमेर सिंह के बीच में क्या चल रहा है, भाई भाई में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष। और इस संघर्ष में हो जाएगा यहाँ पर विद्रोह, जिसका नाम क्या है, हलबा विद्रोह। ठीक है, हलबा विद्रोह याद रखना, बस्तर का पहला विद्रोह जो कि आपका 1774 में चालू होगा, 1777 में ख़त्म होगा। तो इस हलबा विद्रोह में आप सभी को पढ़ा दिया हूँ मैं। इस विद्रोह को समाप्त करने के लिए यहाँ पर ये दरियादेव एक षड्यंत्र रचता है, और षड्यंत्र में कौन संधि करता है, कोटपाड़ की संधि। तो याद रखना, कोटपाड़ की संधि। और ये कोटपाड़ की संधि कब हुई थी, 6 अप्रैल, याद रखना, 1778 में हुआ था। और इस कोटपाड़ की संधि में जो है दरियादेव अपने ही भाई को मारने के लिए और राजा बनने के लिए मराठों से हाथ मिलाएगा, अंग्रेज़ों से हाथ मिलाएगा, और बस्तर का जो बाजू में पड़ोसी क्षेत्र है जयपुर, वहाँ के शासक से भी हाथ मिलाएगा। और इन तीनों से हाथ मिलाकर, ठीक है, अजमेर सिंह के साथ भीषण युद्ध होता है। और इस भीषण युद्ध में अजमेर सिंह तो मारा जाता है, साथ साथ इनके हलबा परिवार, हलबा समाज, मामा परिवार भी ख़त्म हो जाता है। और ये सब होने के बाद जो बस्तर है, अब क्योंकि दरियादेव कोटपाड़ संधि किया था मराठों के साथ, तो फोकट में संधि नहीं करेंगे वो लोग, कुछ चाहिए तब तो संधि करेंगे ना। तो बोला था भाई अगर मान लो आप मेरे को जिता दोगे, राजा बना दोगे, तो मैं आपके अधीन रह के जो भी टैक्स लेना होगा मेरे से ले लेना, मैं दूंगा करके। तो फिर यहाँ पर कोटपाड़ संधि होने के बाद, दरियादेव हलबा विद्रोह सफल होने के बाद जो है मराठों के अधीन हो गया बस्तर क्षेत्र, एक करद क्षेत्र बन गया, टैक्स वाला राज्य बन गया, टैक्स पटाना पड़ गया, ये मान के चलो। तो प्रथम मराठा अधीन शासक किसको माना गया, दरियाव देव को, प्रथम मराठा अधीन शासक। बताया था नहीं बताया था क्लास में। तो ये आपका प्रथम मराठा अधीन शासक। तो दरी और मराठा याद है, ट्रिक आप लोग पता है ना। तो दरियादेव अब मराठा अधीन हो गया, ऊपर वाले तो हो ही चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ में ऊपर से लेकर नीचे तक किनका आधिपत्य हो रहा है भाई, मराठों का। अब छत्तीसगढ़ किसके हाथ में आ गया है, मराठों के अधीन आ गया है। तो अब हमको देखना है मराठों के हिसाब से छत्तीसगढ़ को, अर्थात छत्तीसगढ़ में
मराठा शासन, या फिर मराठा क्या बोलते हैं यहाँ पर, हाँ, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन या फिर भोसले शासन, कह सकते नहीं कह सकते हो। तो छत्तीसगढ़ में मराठा शासन अगर देखा जाए तो आप लोग इसको पढ़ोगे दो तरीके से, एक पढ़ोगे अप्रत्यक्ष और उसके बाद देखोगे प्रत्यक्ष। ठीक है, अप्रत्यक्ष मराठा शासन और दूसरा आपका प्रत्यक्ष मराठा शासन। तो प्रत्यक्ष मराठा शासन कब से शुरू होगा और किसके द्वारा शुरू होगा, तो आपके याद में बिंबाजी भोसले, वो स्वयं आ गए रतनपुर और उन्होंने राजगद्दी संभाल कर रतनपुर से जो है शासन किया। कहाँ है रतनपुर, कौन सा जिला जी, बिलासपुर, यहाँ से ये रतनपुर। तो रतनपुर इधर था आपका रायपुर और इधर अपना बस्तर, सबको एक मई ये बांदिस है ना, और रतनपुर यानी कि ये संपूर्ण छत्तीसगढ़ में 1758 से लेकर पढ़ोगे 1787 तक बिंबा जी का जो है ना स्पेशल शासन चला। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने संभाल कर शासन किया 1758 से लेकर 1787, इस प्रत्यक्ष मराठा शासन। बाकी इसके पहले अप्रत्यक्ष मराठा शासन, इसको आप लोग समझ सकते हो। अप्रत्यक्ष मराठा शासन जो है दो जगह चला था, एक अपना रतनपुर में और एक आपका रायपुर में। रतनपुर में आप देखोगे अप्रत्यक्ष मराठा शासन यानी कि रघुनाथ सिंह और दूसरी बात मोहन सिंह, और रायपुर क्षेत्र में अमरनाथ नहीं बोल रहे हैं ना, अमर सिंह और शिवराज सिंह, ये आपका। तो आपको ध्यान रखना है अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि 1741 वाला जो केस है यहाँ से अटैक जब हुआ था तो रघुनाथ सिंह हार गया था, तो छत्तीसगढ़ में राजा मराठा राजा लोग आके राज कर रहे थे क्या, नहीं कर रहे थे। किस रूप में कर रहे थे, अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे थे, रतनपुर क्षेत्र में भी और रायपुर क्षेत्र में। तो अप्रत्यक्ष रूप से मराठा शासन रतनपुर में भी हो गए थे चालू और रायपुर में चालू हो गए थे। रतनपुर में 1741 से चालू हो गया था और रायपुर में 1750 से चालू हो गया था, ऐसा यहाँ पहले और इसके बाद रायपुर में। तो रतनपुर में रघुनाथ जी प्रथम अप्रत्यक्ष मराठा शासन कह सकते हो, अप्रत्यक्ष मराठाधीन कलचुरी शासक, और अंतिम मोहन सिंह। और रायपुर क्षेत्र में प्रथम मराठों के अधीन अमर सिंह और आखिरी शिवराज सिंह। तो यहाँ पर ये जो है फाइनली जब मृत्यु हो गया रघु जी प्रथम का और बिंबा जी को ये वाला क्षेत्र मिला, तो फिर बोले भैया मोहन सिंह को भी हटाओ और शिवराज सिंह को हटाओ, इनको हटाओ और मैं आ गया हूँ कहाँ, रतनपुर। इन दोनों को हटा दिया गया कब, 1757 के आसपास, है ना। 1757 में इनको गद्दी से हटा दिए, राजपद से हटा दिए, और फिर बिंबाजी भोसले आकर छत्तीसगढ़ में कैसे शासन चालू किए, प्रत्यक्ष मराठा शासन चालू किए, है समझ में। तो छत्तीसगढ़ में मराठा शासन किस तरीके से आया, ये समझ में आया कि नहीं आया, क्यों आया, कैसे आया। तो शुरुआत रघु जी को क्या चाहिए था, पैसा चाहिए था, ठीक है। चलो अब थोड़ा समझना है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में या छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास। इसको 4 भागों में पढ़ना है। आपको बोलना है मराठा, फिर मराठा के बाद आ जाएंगे कौन, ब्रिटिश, है कि नहीं। 1740 जानते हो, 1857 की क्रांति, सॉरी अपना 1757 और 1764। 1757 क्या हुआ था बताओ, प्लासी का युद्ध, ठीक है, और बक्सर के युद्ध, सब बंगाल क्षेत्र में हुआ था, क्योंकि बंगाल ही मेन क्या था, गढ़ था। बंगाल को अगर जीत गया मतलब पूरा इंडिया जीत गया, क्योंकि बंगाल में क्या भरा है, पूरा खजाना,
ऐसा में तो बंगाल के लिए कह सकते हो प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध अंग्रेज़ों के लिए जो है सबसे अहम रहा। तो मराठा के बाद ब्रिटिश लोग आएंगे, पढ़ोगे इसको, फिर मराठा आएंगे और फिर ब्रिटिश आएंगे। तो आपको अल्टरनेट करना है। छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास को 4 भागों में बोलना है। क्या बोलोगे? कॉपी पेस्ट करना है, इतना को कॉपी पेस्ट करो, ए, या फिर बोलो मराठा ब्रिटिश, मराठा ब्रिटिश, बोलो मराठा ब्रिटिश और मराठा ब्रिटिश। ऐसा में ये जो मराठा है इनका जो है शासनकाल पढ़ोगे 1741 से लेकर, मैं सीधा राउंड फिगर में ले रहा हूँ, 1818, और ब्रिटिश लोग आएंगे प्रश्नकाल में 1818 से लेकर 1830, और मराठा लोग आएंगे 1830 से लेकर 1854, और 1854 से लेकर 1947। और बेसिकली अगर देखा जाए तो विशुद्ध रूप से आपका आधुनिक काल ये वाला पार्ट है, चौथा वाला पार्ट, ये पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ये जो है 1854 से 1947, ये विशुद्ध रूप में क्या है? छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास। यहाँ पर देखोगे कि जैसे मराठा लोग अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष करके स्टेप बाय स्टेप छत्तीसगढ़ में आके शासन के, वैसे ही ठीक आपके ब्रिटिश लोग भी अप्रत्यक्ष रूप से छत्तीसगढ़ में शासन करेंगे और उसके बाद फिर प्रत्यक्ष रूप से शासन करेंगे। ऐसा में तो ये स्टेप का आपको समझना है, मराठा ब्रिटिश, मराठा ब्रिटिश। अब बोलो किस तरीके से शासन के, उनका सबको कल पढ़ाऊँगा, है ना। एक दिन में पढ़ोगे तो मज़ा नहीं आएगा, ज़्यादा हो जाएगा ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है पहले जो बताया हूँ, इसको समझना है। ये मेंस स्टाइल में है थोड़ा सा, मतलब कोई इंटरव्यू में पूछ देगा ना तो आप बता सकते हो, ये तुमको किताब में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये जो बताया हूँ कॉन्सेप्ट कैसे, मतलब ये सब हुआ है, थोड़ा समझना इस कहानी को, ठीक है। नहीं तो सीधा खंड खंड सीधा यहाँ पे ये जो है ना, अगर क्लास को निपटाना रहता, बाकी जो ये रहता है सीधा आधुनिक काल, मतलब ये दे मराठा ब्रिटिश, जय श्री राम, है ना, भन भिन राजा काम खत्म। कैसे डिम्पल? हाँ, तो ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यह इतना ही पढ़ना, कल इसको अपन राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, फिर सब राजाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे, ठीक है ना। चलिए तो आज क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। जितने लोग हैं, अब नवंबर आ गया है, थोड़ा सा ध्यान देना, पढ़ाई में थोड़ा सा कसावट लाना है आपको, हर सब्जेक्ट को बैलेंस करना है। और जो महाकौशल छत्तीसगढ़ वो है टेस्ट सीरीज, उसको भी अब धीरे धीरे अब दिलाने का शुरुआत करना है दिसंबर से, क्योंकि छत्तीसगढ़ का लगभग बहुत सारा पोर्शन हो चुका है। उसके वीडियो आपके ऐप में अवेलेबल है, अगर नहीं देखे होगे तो उसको लाइन से देखते रहना, और देख देख के जो है वो टेस्ट को अपने हिसाब से दिलाना, क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर है। वो तो ऐसा तो है नहीं कि आज ही दिलाना है, कल ही दिलाना है, वो तो आपके पास रहेगा अवेलेबल। तो जैसे जैसे कोर्स, जैसे कि छत्तीसगढ़ का भूगोल है, जनजाति है, जनजाति भी शुरू करने वाला हूँ ना, जनजाति भी ताबड़तोड़ चलेगा। इस बार जनजाति को थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल पढ़ाने का सोचा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बहुत उठा रहा है, जनजाति गौरव दिवस, है ना। तो जनजातियों को भी हम पढ़ेंगे। तो जनजाति को मैं सोच रहा हूँ दिसंबर में चालू करते हैं, क्योंकि अब 10 दिन बाद क्या है, दिसंबर महीना है। तो 2 कक्षाएं होंगी, एक छत्तीसगढ़ का इतिहास और छत्तीसगढ़ का जनजाति, बन जाएगा। तो टारगेट हमारा है समय सीमा में ख़त्म हो जाए, तो आपके लोग के लिए रिवीजन के लिए ज़्यादा टाइम बचेगा, ठीक है। फिर